जय श्री राम भाइयों, आज हम बात करेंगे एक ऐसे आंदोलन की जिसने भारत राज्य के कई हिस्सों पर निगेटिव प्रभाव डाला। क्या है नक्सलवाद, किसने बनाया ये आंदोलन और क्यों बनाया गया? जवानों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। क्यों पड़ा इसका नाम नक्सलवाद और आज के टाइम पर क्या स्थिति है इसकी, आज की इस वीडियो में जानने वाले हैं हम ये सारी बातें। नक्सलवाद एक हिंसक आंदोलन है जो भारत देश के जंगली और आदिवासी इलाकों में चलता था और अभी भी है कहीं कहीं पर थोड़ा थोड़ा। नक्सलवाद आंदोलन के जो लोग हैं वे सरकार के खिलाफ हथियार उठाते हैं और बोलते हैं कि वे गरीब किसानों और आदिवासियों के हक के लिए लड़ रहे हैं। नक्सलवाद शब्द की उत्पत्ति पश्चिम बंगाल के एक छोटे से गांव नक्सलवाड़ी के नाम पर हुई थी और इसी गांव में 1967 में ये आंदोलन शुरू किया गया। लेकिन ये सब शुरू क्यों हुआ, इसके पीछे का रीजन जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 18वीं और 19वीं सदी में 18वीं और 19वीं सदी में यूरोप में औद्योगिक क्रांति हुई क्योंकि उस टाइम पर वहां मशीनों से सामान बनने लगा तो गरीब मजदूरों के साथ अत्याचार होना स्टार्ट हो गया। उसी टाइम 1848 में जर्मनी के एक व्यक्ति कार्ल मार्क्स ने अपने साथी फ्रेडरिक एंगल्स के साथ मिलकर एक बुक लिखी, कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। खास तौर पर ये किताब मजदूरों को एकजुट करने के लिए लिखी गई थी। उन्होंने इस बुक में लिखा कि समाज 2 हिस्सों में बट गया। पहला अमीर जिसके पास पैसा और ताकत दोनों है, दूसरा गरीब जो मेहनत करते हैं और कुछ कर भी नहीं पाते। मार्क्स ने कहा कि गरीबों को अपने हक के लिए लड़ना होगा और जरूरत पड़ी तो हिंसा भी करनी पड़ सकती है। नक्सलवादी विचारधारा को और अधिक ताकत तब मिली जब चीन के नेता माओ जेडोंग ने 1949 में कम्युनिस्ट सरकार बनाई। चीन में माओ ने पहले जंगलों पर कब्जे किए, उसके बाद गांवों पर और फिर शहरों पर कब्जे करके अपनी सरकार बनाई। नक्सलियों ने भी माओ की इस रणनीति को अपनाया, जंगल में छिपकर हमले करना और फिर अचानक से गायब हो जाना। भारत में ये आंदोलन 1920 में आया जब एम.एन. रॉय ने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया (CPI) बनाई। उस टाइम पर जितना डर अंग्रेजों का था उतना ही बड़े किसानों का यानी जमींदारों का। जो जमींदार थे वे छोटे किसानों से उनकी फसल का एक बड़ा हिस्सा ले लिया करते और अंग्रेजों को भी इसका फायदा मिलता। जो गरीब किसान थे वे और आदिवासी बहुत ज्यादा परेशान थे इस परिस्थिति से। 1940 में हैदराबाद के तेलंगाना में किसानों ने जमींदारों और शासकों के खिलाफ बगावत शुरू की या कह सकते हैं कि प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। इस आंदोलन में उनका साथ दिया CPI ने और कई गांवों पर कब्जा कर लिया। इस घटना ने ही कम्युनिस्ट आंदोलन को भारत में मजबूत किया और अधिक से अधिक गरीब किसान और मजदूर भी उसी टाइम पर इस पार्टी में जुड़े। फिर 1967 में पश्चिम बंगाल के एक नक्सलवाड़ी गांव में एक बड़ा प्रोटेस्ट आंदोलन शुरू किया गया। एक आदिवासी किसान जिसका नाम विमल था, उसकी जमीन पर वहां के एक जमींदार ने कब्जा कर लिया। कब्जा करने के बाद विमल ने उसके खिलाफ रिपोर्ट भी की और कोर्ट में भी काफी टाइम तक मुकदमा चला और लास्ट में क्या होता है कि विमल के ही हक में कोर्ट भी फैसला सुना देता है। लेकिन जो जमींदार था उसने विमल को खेत में ही घुसने नहीं दिया। विमल ने CPI के स्थानीय नेता चारू मजूमदार और जंगल संस्थान से मदद मांगी तो इन नेताओं ने फिर वहां से आदिवासियों को इकट्ठा किया और वहां के जमींदारों पर हमला कर दिया। उन्होंने जमींदारों के गोदाम से चावल, अनाज, दाल और कुछ अन्य सामान लूटा और उनकी जमीन भी छीनी और छीनने के बाद सब कुछ गरीबों में बांट दिया। जब इस केस में पुलिस की एंट्री हुई तो हिंसा और ज्यादा बढ़ गई। 23 मई 1967 को एक पुलिस इंस्पेक्टर पर तीर से हमला कर दिया और उसकी मौत हो गई। जब पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की तो उसमें 11 लोग मर गए जिसमें ज्यादातर महिलाएं और बच्चे थे। ये घटना पूरे देश में फैल गई। चारू मजूमदार ने इसे और बड़ा करने के लिए 8 दस्तावेज लिखे जिसमें उसने कहा कि हथियारों की मदद से सरकार को उखाड़ फेंकना होगा और इस आंदोलन से ही इसका नाम नक्सलवाद भी पड़ा था। नक्सलवाद पश्चिम बंगाल से बिहार, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा जैसे राज्यों में फैल गया और इन्हीं इलाकों को रेड कॉरिडोर भी कहा जाता है। नक्सलवादियों ने आदिवासियों का भरोसा जीता और जंगलों में अपनी समांतर सरकार चलाई। इन्होंने ठेकेदारों और खुदाई करने वाली कंपनियों से हर साल करोड़ों रुपए की गैर कानूनी वसूली करनी स्टार्ट कर दी जिससे ये अपने लिए हथियार खरीद सके और कैंप चला सके। नक्सलियों ने कई युवा आदिवासियों को अपनी सेना में भी भर्ती किया और ये ज्यादातर उन युवाओं
को अपनी सेना में भर्ती करते रहे जो अनपढ़ थे, यानी जो कभी स्कूल ही ना गए हो। नक्सलियों ने उनके हाथ में पेन की जगह हथियार थमा दिए। सबसे ज्यादा दुख की बात यह थी कि कुछ जगहों पर छोटे बच्चों को भी अपनी गतिविधियों में शामिल किया इन्होंने। हालांकि नक्सलियों ने आदिवासियों के हक की बात की, लेकिन उनकी कुछ गतिविधियों ने जंगल को भी नुकसान पहुंचाया। माइन करने वाली कंपनियों से गैर कानूनी तरीके से पैसे लेने के अलावा उन पर ये आरोप भी लगते रहे कि उन्होंने पैसे के लालच में जंगल से जुड़े कुछ अवैध कामों में भी उन कंपनियों का साथ दिया, जिसका सीधा सीधा असर आदिवासियों के जीवन और जंगल के पर्यावरण पर पड़ा। अगर कोई आदिवासी उनकी टीम में शामिल होने से मना करता तो वे उसे सजा देते, और आदिवासी नक्सलियों का साथ देते तो पुलिस उन पर शक करती। इस टाइम पर आकर आदिवासी दोनों साइड से फंस चुके थे। वे करे तो करे क्या। 2005 से 2010 के बीच नक्सलवाद अपने पीक पर था और लगभग 180 जिलों पर उनका कब्जा हो चुका था। लेकिन 2010 के बाद सरकार ने नक्सलवाद के खिलाफ सख्त कार्रवाई शुरू की। जवानों ने मुठभेड़ में 2 नक्सलियों को मार गिराया। जब उन पर 2010 में कार्रवाई शुरू हो गई और सरकार एक्शन में आ गई तो नक्सलवाद कमजोर पड़ने लगा। सरकार ने अपने ऊपर भी ध्यान दिया और सख्त कार्रवाई की कि सड़कें बनाई जाए, स्कूल बनाए जाए और अस्पताल बनाए जाए, और सरेंडर पॉलिसी शुरू की, जिसमें नक्सलियों को हथियार छोड़ने पर नौकरी और सुरक्षा देने का वादा किया, जिसकी वजह से हजारों नक्सलियों ने हथियार भी डाले और सामान्य जिंदगी शुरू की। आज 2025 में नक्सलवाद 180 जिलों से घटकर सिर्फ 18 जिलों में रह गया। जो हमारे गृह मंत्री है अमित शाह, उनका कहना है कि 2026 तक नक्सलवाद को पूरी तरह से खत्म करने की कोशिश है हमारी। नक्सलवाद की कहानी से हमें यही सीखने को मिलता है कि गरीबी, शोषण और अन्याय हिंसा को जन्म देता है, लेकिन शिक्षा, रोजगार और विकास के जरिए इसे रोका भी जा सकता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम भाइयों।